हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके चल रहे हैं गॉस प्रमेय। जो हमारा चैप्टर है उसी का हेडिंग है गॉस थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इस थ्योरम की सहायता से हम किसी भी आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर फील्ड की पावर निकाल सकते हैं। तो एप्लीकेशंस तो पहले हम बाद में लेंगे, पहले गॉस थ्योरम क्या होता है इसको स्टेटमेंट में लेके चले, इसका प्रूफ लेके चले। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। गॉस प्रमेय क्या है? अगर हम किसी भी आवेश को, चाहे वो बिंदु आवेश हो, चाहे वो रेखीय आवेश हो, चाहे किसी पृष्ठ पर सरफेस पर आवेश हो, किसी भी टाइप का आवेश हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस आवेश को अगर हम किसी पृष्ठ के भीतर ले लें, इनसाइड ए सरफेस, चार्ज को हम सरफेस के अंदर इनक्लोज कर लें, तो जो इलेक्ट्रिकल लाइंस उस चार्ज से बाहर आएगी, सरफेस से बाहर निकल के आएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल लाइंस उस लिए गए क्लोज्ड सरफेस से बाहर आएगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिकल लाइंस होगी उसके अंदर जाएगी। बेस जो हम क्लोज्ड सरफेस लेके चलते हैं उससे फ्लक्स गुजरेगा। हम एक वर्ड कहेंगे, द फ्लक्स विल पास आउट। फ्लक्स पास होगा, या तो फ्लक्स बाहर को निकल के आएगा या फ्लक्स अंदर को पास होगा। तो इस फ्लक्स से रिलेटेड है हमारी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? तो कुछ इस तरह से स्टेटमेंट है, किसी बद्ध पृष्ठ के भीतर, किसी बद्ध पृष्ठ के भीतर अगर हम कोई आवेश लेके चलते हैं तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैक्यूम फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा, बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैक्यूम फ्लक्स उसके भीतर स्थित आवेश का बराबर F∅0 गुना होता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैक्यूम फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का बराबर F∅0 गुना होता है। इंग्लिश में अगर स्टेटमेंट को कहें तो हम कह सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is बराबर F∅0 times of the enclosing charge। इस स्टेटमेंट को हम यहां लिख लेते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, सिंपल है, सेंटेंस सिंपल है। आपको भी कुछ ऐसी आदत डालनी चाहिए, तो वी हैव टू राइट। क्या लिखें? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू का मतलब हो गया गुजरने वाला। कहां से गुजरने वाला? पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, मतलब जो सरफेस होना चाहिए वो हमारा इनक्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज बराबर F∅0 टाइम्स ऑफ इनक्लोजिंग चार्ज। जो चार्ज इनक्लोज है उस इनक्लोजिंग चार्ज का या इनक्लोज्ड चार्ज का बराबर F∅0 टाइम्स। सिंपल सी स्टेटमेंट है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली क्वेश्चन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? वैक्यूम फ्लक्स को हम फाई लिखते हैं, दैट इज फाई इक्वल टू, ये हमने लिखा सरफेस इंटीग्रल, पूरा सरफेस लेके चल रहे हैं, क्लोज्ड सरफेस लेके चल रहे हैं, हम लूप का निशान लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, E वेक्टर
डॉट डी ए वेक्टर कल बताया होगा आपको इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ये हमारा स्टेटमेंट है फाई इक्वल टू। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द गॉस थ्योरम। कई बोर्ड के पेपर में 1 नंबर में हम स्टेटमेंट नहीं पूछते, आपसे यह पूछा जाता है जो हमारी गॉस प्रमेय है उसका गणितीय रूप लिखिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखिए। तो हमें क्या लिखना होगा, वी हैव टू राइट फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द क्लोज्ड लूप ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या है, ये अभी आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें फाइंड आउट किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखा ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज क्यू इनक्लोज्ड चार्ज। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का प्रूफ कैसे करें, नाउ वी हैव टू गिव द प्रूफ। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसको हम यहां पर रफ कर देते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें एक सबसे पहले लेनी होगी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी बद्ध पृष्ठ, किसी भी डिजाइन का हो सकता है बद्ध पृष्ठ। बद्ध पृष्ठ एक गोले के फॉर्म में हो सकता है, बद्ध पृष्ठ हमारे मिलर के फॉर्म में हो सकता है, बद्ध पृष्ठ हमारा घनाभ हो सकता है जिसे हम कहते हैं क्यूबॉइड, या किसी भी शेप का, उल्टी सीधी शेप का भी हो सकता है। यह बताया हुआ है क्लोज सरफेस है ऑफ एनी डिजाइन, और इस सरफेस के लिए हम कोई भी चार्ज लेके चलेंगे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बाय द वे यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिया है पॉइंट के फॉर्म में क्यू आर्च जो उसके भीतर इनक्लोज्ड है। चार्ज की इलेक्ट्रिकल लाइन्स होगी, रेडियल होगी जो बाहर को आ रही होगी, बेस हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बाहर को निकल रहा होगा। अब हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे क्लोज सरफेस से कितना बाहर को आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले हमें काम करना होगा, ये जो हमने सरफेस लिया हुआ है इस सरफेस में कहीं भी किसी भी जगह हम एक एलिमेंट्री पोर्शन लेके चलेंगे, एक छोटा सा भाग लेके चलेंगे जिसे नाम देंगे अवयव क्षेत्रफल, एलिमेंट्री एरिया। तो हमने देखो एक एलिमेंट्री एरिया लिया हुआ है यहां से लेके यहां तक, दिस द एलिमेंट्री एरिया। जहां भी एलिमेंट्री एरिया लेके चलते हो हम दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। एक हम वहां पर फील्ड वेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो फील्ड वेक्टर लाइन तो यहीं से आ रही चार्ज क्यू से, इस पॉइंट में फील्ड वेक्टर लाइन, और उसी जगह हम जो एलिमेंट्री पोर्शन लिया है उसका एरिया वेक्टर डी वेक्टर। तो इस पॉइंट में दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, वन द फील्ड वेक्टर ई वेक्टर एंड द डी वेक्टर। आप यहां पे देख रहे हो फिगर में, कोई जरूरी नहीं दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो, बाद में चले इनके बीच का जो एंगल है लेट इट इज थीटा, थीटा इज द एंगल। इतना करने के बाद हम एक छोटा सा काम और करें, जो हमारा डीए वेक्टर है जो अवयव क्षेत्रफल का सॉल्यूशन है उसका कंपोनेंट्स करें। हम सिर्फ वो कंपोनेंट करें जो फील्ड की डायरेक्शन में हो, इस दिशा में एरो टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कौन सा कंपोनेंट होगा, कितनी वैल्यू का होगा, तो देखो किसी भी सदिश के हम कंपोनेंट कर सकते हैं। डीए का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में उसको हमने नाम दिया डीए डैश वेक्टर, डीए डैश वेक्टर। तो व्हाट इज द डीए डैश वेक्टर हियर, इट इज द कंपोनेंट ऑफ डीए वेक्टर in the direction of E vector। यहां पे जो डीए डैश वेक्टर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो मान होगा, वो नेचुरली डीए वेक्टर के मान से कम होगा क्योंकि उसका एक भाग है, स्मॉलर पार्ट है। अगर इसका हम आपस में रिलेशन देखें तो हमारा जो डीए डैश होगा इट विल इक्वल टू डीए कॉस थीटा। डीए का कॉस भाग है तो डीए कॉस थीटा के बराबर होगा। आगे चल के इक्वेशन में रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी हमने फिलहाल क्या लिखा, अभी हमने लिखा है
डी ए डैश इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, डी ए डैश इक्वल टू डी ए कॉस थीटा, ये हमें लिखना है, वी आर राइट। अब हम थ्योरम को कैसे प्रूव करें इतना कंसीडर करने के बाद, तो सबसे पहले हमने जो एरिया लिया हुआ है डीए, डीए जो एरिया लिया हुआ है, जो अवयव लिया हुआ है, इससे गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स निकालें, दैट इज डी फाई। तो फर्स्टली डीए क्षेत्रफल से जो हमारा अवयव के फॉर्म में होगा, गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स, एक्चुअली ये जो एरिया है छोटी वैल्यू का है, इसलिए वेक्टर फ्लक्स को कहते हैं डी फाई ई, डी फाई ई इक्वल टू का डॉट प्रोडक्ट होगा, किसका डॉट प्रोडक्ट होगा, ई वेक्टर और डी वेक्टर। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होगा फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। सिंप्लीफाई करें, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि यह डी ए कॉस थीटा किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू डी ए डैश, therefore d phi is equal to e into d a dash। Here it is। ये जो वेक्टर फ्लक्स है ये इस डीए पोर्शन से गुजरने वाला है। अगर हम पूरे सरफेस एरिया से, पूरे इनक्लोज्ड सरफेस एरिया से पास आउट होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो हमें सरफेस इंटीग्रल करना होगा, therefore टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, इंग्लिश के वर्ड्स टफ नहीं है, पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वेक्टर फ्लक्स, दैट इज फाई, इसका टू सरफेस इंटीग्रल लूप का निशान लेके चलेंगे, किसका सरफेस इंटीग्रल, जो हमारा अवयव लिया हुआ है उससे गुजरने वाला जो वेक्टर फ्लक्स है उसका सरफेस इंटीग्रल, दिस डी फाई ई का सरफेस इंटीग्रल, डी फाई ई का, डी फाई एलिमेंट्री पोर्शन से गुजरने वाला है, तो कुल सरफेस से गुजरने वाला हमें क्या करना होगा, डी फाई का सरफेस इंटीग्रल। बेस वैल्यू पुट करते हैं, सरफेस इंटीग्रल डी फाई के प्लेस में कितना लिखेंगे, वी हैव टू राइट E into ds। अब हम E की वैल्यू पुट कर दें, E मतलब फील्ड वैल्यू, यहाँ पे फील्ड की कितनी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे जो फील्ड है वो चार्ज Q की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, यहां से आता है डिस्टेंस को अगर r लेके चले तो E की जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो E के प्लेस पे वैल्यू पुट करें, therefore phi is equal to surface integral of the loop 1/4 pi epsilon naught into q upon r square, value of E into ds। इसमें हम 1/4 pi epsilon naught into q को सरफेस इंटीग्रल से बाहर ले आए, therefore phi is equal to आउटसाइड में क्या लिख लिया आपने, q upon 4 pi epsilon naught लूप का सरफेस इंटीग्रल dA डैश अपॉन r स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करना होगा। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल dA डैश अपॉन r स्क्वायर। dA डैश क्या है एक बार थोड़ा देख लेते, व्हाट इज द dA डैश। तो dA डैश क्या है, तो dA तो हमारा ये यहां से आता है एरिया है, जो हमारा एलिमेंट्री पोर्शन है, dA डैश उसका एक छोटा सा भाग है, तो वो भाग यहां से आता है थोड़ा कम रेंज का, ये इसकी रेंज होगी, और जो dA डैश है ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा है ओवर, दैट इज द d ओमेगा। तो dA डैश इज दैट पार्ट, वो भाग है dA का, वो भाग है जो केंद्र में कितना कोण बना रहा है, d ओमेगा, जिस हम डालते हैं घन कोण। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछे dA डैश क्या है, तो dA डैश एक तो पार्ट है dA का,
गॉस पार्ट है, और ये जो पार्ट डी डैश है वो सेंटर पर इसको आगे प्रोड्यूस करे, यहाँ पर वो पार्ट पर लेके आए, तो सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू डी ओमेगा, जिसे बोलते हैं सॉलिड एंगल, घर कोण। तो ये डी ओमेगा किसके बराबर होगा, नाउ हियर डी डैश अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू होगा डी ओमेगा। आपने 11th क्लास से पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। अगर हम एक स्फीयर लेके चले, गोला लेके चले, और गोले का कैलिब्रेटिंग पोर्शन ले ले, छोटा सा भाग ले ले, सपोज करो इसका एरिया है डी डैश पकड़ के चले, और ये डी डैश एरिया सेंटर ओ पर, इसकी रेडियस आर है, सेंटर ओ पर एंगल बन रहा है डी ओमेगा, देन ये जो घनकोण डी ओमेगा होता है किसके इक्वल होता है, इट विल इक्वल टू डी डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये डेफिनेशन है सॉलिड एंगल की, घनकोण की। तो डी डैश अपॉन आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दैट इज द डी ओमेगा। तो इसके प्लेस में डी ओमेगा लिख सकते हैं, देन इस सब को यहां पर रख कर देते हैं, या इधर लिख लेते हैं, वी हैव टू राइट एट दिस साइड, इधर लिख लेते हैं, therefore therefore phi is equal to total flux है is equal to q upon 4 pi epsilon naught लूप का सरफेस इंटीग्रल, ये था डी ओमेगा। अगर डी ओमेगा का हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना है, ये हमारा डी ओमेगा हो गया, इसका पूरे सरफेस के लिए अगर कितनी वैल्यू होगी, तो पूरा सरफेस राउंड सरफेस लेके चलेंगे तो डी ओमेगा की वैल्यू होगी 4 पाई, सेंटर में जो एंगल बचेगा वो 4 पाई होगा, क्योंकि इट इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। तो डी ओमेगा जो सरफेस इंटीग्रल होगा इट विल बी इक्वल टू 4 पाई, देयरफॉर phi equal to q upon 4 pi epsilon naught into it is 4 pi, 4 pi से 4 pi कैंसिल आउट, तो phi is equal to 1 upon epsilon naught into q, which is the Gauss theorem। तो हमारे Gauss theorem का ये प्रूफ है। तो ये हमारा स्टेटमेंट था, ये हमारे गॉस थ्योरम का प्रूफ था। परहैप्स शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।